The Teachers Show. The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। The Teachers Show है ये सरकार, The Teachers Show है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। द टीचर्स शो। नमस्कार, द टीचर्स शो के 162वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। देरी से आने के लिए हम क्षमा चाहते हैं। आज तकनीकी कारणों से नेटवर्क ने बहुत दिक्कत पैदा की, हम समय पे आ नहीं पाए, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। और हमारे जो होस्ट हैं, मुख्य होस्ट देवकीनंदन भट्ट जी, उनके यहाँ नेटवर्क की थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, उनकी आवाज भी आज साफ नहीं आ पा रही है। आज हमारे साथ में है पीलीभीत से प्रधानाध्यापक जितेश राज नक्श जी। जितेश राज नक्श जी नमस्कार जी। बहुत ही अच्छे शिक्षक और मुझे लगता है इस समय कहीं यात्रा में है, शायद कार में बैठे दिख रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि जितेश जी इस समय सकार है और हम बेकार है। तो जितेश जी आपका स्वागत है इस शो में। आप हमारे शो में आए, इसके लिए हम आप सबका आपके आभारी हैं। और हम शुरुआत करते हैं सामान्य रूप से, हम जो भी हमारे मेहमान होते हैं शो के, हम उनसे शुरुआत करते हैं। हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में, कैसे आपकी शिक्षा दीक्षा हुई, कहाँ शिक्षा दीक्षा हुई, कैसे आप शिक्षक के रूप में शिक्षक बने और कैसे आप हुई, इसके बारे में थोड़ा सा आप दर्शकों को खुद बताएंगे। नमस्कार सबसे पहले तो सर, और बहुत आभार आपका द टीचर शो में मुझे मौका देने के लिए, मुझे अवसर प्रदान करने के लिए। सर आप दिखना बंद हो गए। हेलो हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो हेलो मेरी आवाज आ रही है? आप बोलिए जी। हेलो, हाँ, आपकी आवाज आ रही है जी जी। तो प्रारंभिक शिक्षा एक सरस्वती शिशु मंदिर में मैंने क्लास 11 तक ली, हिंदी मीडियम से। उसके बाद में फिर हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, एमए, फिर बीटीसी, और उसके बाद में बस डिपार्टमेंट में पदार्पण हो गया। और प्रयास है कि शिक्षा के माध्यम से हम अपने देश को एक मजबूत नींव उसकी रख सकें और एक अच्छे समाज का, एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें। उसमें एक मामूली सी एक, ये कह लीजिए जैसे
एक बहुत बड़े समंदर में एक बूंद, बस इतनी जैसी भूमिका है मेरी। और प्रयासरत हूँ ये छात्रों को एक अच्छा एक सामाजिक ये जीवन, बिल्ली सामाजिक प्राणी बना सकूं उनको। उनका नेटवर्क काम नहीं कर रहा, बोलना है आज यहाँ से। मर जा, मारा जा। हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? सर आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही है। जी हाँ, बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपको। जी सर, जी सर। तो यही एक प्रयास है कि एक अच्छे समाज की कुछ कुछ बच्चों को अगर मैं एक अच्छा इंसान बना पाऊं, एक अच्छा नागरिक बना पाऊं इस देश का, यही एक प्रयास है। और ईश्वर ने चाहा तो मुझे इसमें सफलता मिलेगी और मिलती हुई दिख भी रही है। तो पिछले करीब 20 सालों से मैं इस व्यवसाय में, व्यवसाय तो मत कहिए, इस सेवा में हूँ। जी। और आदेश करिए सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही है, कोई आवाज नहीं आ रही है। जी, अब मुझे सुन पा रहे हैं सर आप? हाँ, मैं अब आपको सुन पा रहा हूँ सर। जी, मैं माफी चाहूंगा सर, आज थोड़ा सा तकनीकी समस्या के कारण जो है ये दिक्कत आ कोई गई नहीं है। सर। तो आज पहली बार हाँ, ही ऐसा हो रहा है कि बहुत समस्या आ रही है। खैर, फिर से आपका वो आपने स्वागत है। आपने गलत आदमी को सिलेक्ट कर लिया है सर। नहीं नहीं सर, मैं आपका सभी हमारे दर्शकों से भी क्षमा चाहते हुए कि आज हम विलम्ब से हैं। और आप देख रहे हैं बार बार मैं लैपटॉप से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लैपटॉप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है साउंड में, तो मुझे इसलिए फोन से आना पड़ रहा है। जी इस सर, वक्त जी फोन से सर। मैं लाइव हूँ। तो जितेश सर, आपकी हमने बहुत तारीफ की है। और हमारे जो आपके और हमारे मित्र हैं डॉक्टर जैन शाह रुद्रपुर में, उन्होंने आपकी बहुत तारीफ की है। तो हमें विवश होकर हमें बहुत खुशी के साथ आपको इस शो में आमंत्रित करना पड़ा। तो अभी तक आपने जो परिचय बताया सर, उससे हम इतना ही जान पाए कि आपने कब से इस विभाग में सेवा शुरू की। मेरा सवाल सर सबसे पहले ये है कि आप एक कवि के रूप में आप कैसे, शिक्षक के साथ साथ कवि बनने के रूप में कैसे आप प्रेरित हुए, और किस तरह से अपनी पहली कविता लिखी, वो अनुभव सर हमको बताइएगा प्लीज। सर ये शायद मैं रहा हूँगा 13-14 साल का। तो उस वक्त मैंने एक पहली कविता लिखी। और उसके बाद में काफी दिनों तक ये रहा कि मैं यूं ही बस कविताएं लिखता रहता था। एक पढ़ते पढ़ते कहीं पे आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर जी को पढ़ा। तो उनको पढ़ने के बाद में कहीं पे ये लगा कि कुछ बल्कि लगा क्या, अपने आप बस होता चला गया। और धीरे धीरे ये हुआ कि एक मित्र हैं मेरे, तो उनको मैंने देखा कि वो मंचों पर गाया करते थे कवि सम्मेलनों में। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मैं भी कवि सम्मेलनों में जाना चाहता हूँ, मैं कविताएं लिखता हूँ। तब उन्होंने कहा इसके लिए आपको किसी को गुरु बनाना पड़ेगा। तो मेरा बहुत गुड लक, बहुत बड़ी खुशकिस्मती रही कि मुझे एक बहुत अच्छे गुरु, मेरे बहुत अच्छे गुरु मार्गदर्शक कह लीजिए, आदरणीय जफर पीलीभीत, ये जो पीलीभीत से ही थे। तो उनसे मैं उनके पास पहुंच गया। उनसे कहा कि भाई जो है वो मुझे मैं सीखना चाहता हूँ गजल। तो उन्होंने वहां से मैं बस उनकी सेवा में पहुंच गया।
और आज जो भी कुछ हूँ वो उन्हीं की बदौलत हूँ, उन्हीं की से हूँ। बहुत बढ़िया। पहली कविता लिखी सर आपने, वो किस सन में लिखी और वो किस विषय मैं पर थी? जो पहली कविता थी सर वो एक राजनैतिक उस पे थी। सभी उसके पार्टियों के सिंबल्स और नारे उठाकर मैंने उस पे लिखा था। और वो ऐसी थी, कोई बहुत अच्छी कविता नहीं थी वो। तो बस खाली उसको तुकबंदी कह सकते हैं, उस समय वो तुकबंदी ही थी। तो वो तुकबंदी जैसी चीज थी। तो वो मैंने बीजेपी और कांग्रेस और ये सभी पार्टीज के सिंबल्स और उसके नारे उठाकर उनको जो है मैंने जो है उनके नारे में अपनी एक लाइन जोड़ते हुए और इस तरह से एक कविता बनाई थी सर। तो अभी तो मुझे खैर वो पूरी याद भी नहीं है, शायद दो चार लाइनें उसकी याद आ जाए। जैसे था वो एक राम राम रोटी और इंसाफ, तो मैंने उसमें नीचे एक लाइन जोड़ दी थी, तीनों का ही पत्ता साफ। और जो, हाँ हाँ, जो कहा सो किया, मैंने लिख दिया उसमें, गरीबों का खून पिया। तो इस टाइप से कुछ नारे थे अलग अलग पार्टीज के, तो उसपे मैंने एक पूरा एक बनाया था उनके सिंबल्स को और नारे को लेकर एक कविता कह सकते हैं। तो बंदी थी वो, हालांकि उसे कविता की श्रेणी में तो नहीं रखा जा सकता। लेकिन हाँ ये है कि बस वहीं से शुरुआत तो वहीं से हुई, ये तो बिल्कुल तय है। बहुत, आपने जो अपना अपना तखल्लुस रखा है नक्श, तो उससे हाँ मुझे ये सर, याद आ गया है। सर आवाज आपकी कम हो गई। जी बहुगुणा जी बोलिए सर, अभी बोलिए। आ रहे? हेलो। जी बहुगुणा जी कहना चाह रहे हैं कि आपने आपने जो अपना उपनाम रखा है नक्स, उन्हें उससे शायद उन्हें नक्स लालपुरी साहब की याद आ रही होगी। हाँ ये मैं तो मेरे, हर मोड़ पे तो प्यार जी का जी दर्द जी, है मीठा मीठा। हाँ वो बहुत तो अच्छी बहुत सी बड़े कविता। शायर थे। हाँ वो बहुत बड़े शायर थे, मैं तो उनके पैरों की धूल के जितना भी नहीं हूँ। लेकिन वो ये है कि ये नक्श जो है ये मेरे गुरु ने मुझे दिया था कि तखल्लुस, जब भी मैं वहां पहुंचा था तो गजल में एक आखिरी शेर होता है, मक्ता जिसे कहते हैं। तो जी उन्होंने कहा जी कि भाई जो है आपका जो है तखल्लुस कुछ रखो जीतेश तुम अपना। तो मैंने कहा कि आप ही रख दीजिए सर। तो उन्होंने जी। फिर जो है वो ये नक्श मेरा तखल्लुस रख दिया, वो तब से वही चल रहा है। तो वही हो गया नक्श, वरना नक्श लालपुरी जैसे महान व्यक्तित्व के सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, बिल्कुल एकदम जर्रे के बराबर भी नहीं। जी बहुत बढ़िया सर। नेटवर्क बहुगुणा जी का बार बार दिक्कत कर रहा है, तो हम बातचीत के क्रम को जारी रखते हैं। जी सर। जी बोलिए बोलिए जी सर बताएं, बोलिए। सर बताएं। तो नक्श और लालपुरी, जी सर आप बताएं। एक फिल्म थी, धड़कन की थी, एक और मेरे ख्याल में लीला चंद्रावरकर थी उसमें। एक महल हो सपनों का, तो उसमें जो गीत है वो दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, तो उसमें एक लाइन है वो नक्श। आवाज सर फिर कट गई है आपकी सर। सर आवाज, आवाज का इशू आ रहा है सर। जी। तो मैं जिक्र कर रहा था उस फिल्म का, एक महल जी हो सर। सपनों का, उसमें एक गीत है ना, दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया। तो उसमें एक लाइन आती है आगे, वो नक्श भी क्या हुआ जो दवाए जो मिटाए से मिट गया, वो दर्द भी क्या जो दवाए से दब गया। तो मुझे जी आपका बिल्कुल। उपनाम सुन के फिल्म भी याद आ गई, और लायलपुरी के कुछ गीत भी याद आ गए। चांदनी रात में एक जरा बार तुझे बताइए देखा आपकी। है, बहुत अच्छा गीत। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, तो बिल्कुल हम सर। आपसे सुनना चाहेंगे, मैं सर, सुनना चाहेंगे आपकी गजलें और कविताएं आज। जी सर मैंने कुछ यूं लिखा कि
इस कशमकश के दौर से मौला उबार दे। जी। इस कशमकश के दौर से मौला उबार दे, या फिर मुझे तू दर्द की शिद्दत से मार दे, या फिर मुझे तू दर्द की बहुत बढ़िया, शिद्दत से बहुत मार बढ़िया। दे। और खाकर शिकस्त जी। जीना गवारा नहीं मुझे, कि खाकर शिकस्त जीना गवारा बहुत नहीं मुझे। दुश्मन कसम है तुझको मेरा सर उतार दे। दुश्मन कसम है तुझको वाह वाह। मेरा सर उतार दे। और आधी अधूरी बहुत जीत नहीं चाहिए मुझे। आधी अधूरी जीत नहीं चाहिए मुझे। या मुझको पूरी जीत दे, या पूरी हार दे। या मुझको पूरी जीत दे, वाह। या बहुत पूरी हार दे। धन्यवाद सर। एक गजल के कुछ शेर यूं हुए कि मैं अपना हर गिला हर एक शिकायत छोड़ देता हूँ। मैं अपना हर गिला हर एक शिकायत छोड़ देता हूँ। तुम हकदारों को हक दो, मैं जी। बगावत छोड़ देता हूँ। हम्म। तुम हकदारों को हक दो, मैं बगावत छोड़ देता हूँ। और हमेशा दर्द मेरे दिल में है मजलूम की खातिर। हमेशा दर्द मेरे दिल में है मजलूम की खातिर। मगर मैं होशियारों की हिमायत छोड़ देता हूँ। मगर मैं होशियारों बहुत की बढ़िया। बहुत हिमायत छोड़ देता हूँ। थैंक यू सर। और गरीबों बेगुनाहों से नहीं इंसाफ जो करते, गरीबों बेगुनाहों से नहीं इंसाफ जो करते, मैं ऐसे देवताओं की इबादत छोड़ देता हूँ। मैं ऐसे देवताओं की इबादत बहुत छोड़ देता हूँ। और अगर ये खून खराबा नफरतें जन्नत की खातिर हैं, अगर ये खून खराबा नफरतें जन्नत की खातिर हैं, मुझे दोजख में रहना है, मैं जन्नत छोड़ देता हूँ। मुझे दोजख में रहना है, मैं जन्नत छोड़ देता हूँ। और एक नज्म बहुत सर, सुंदर, अगर बहुत सुंदर। आपके पास वक्त हो तो एक नज्म के कुछ शेर मैं आपको सुना देता हूँ। दरअसल आज एक ट्रेजेडी हो गई है मेरे रिलेशन में, तो उसकी वजह से थोड़ा सा अपसेट भी हूँ। जी आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? हेलो सुन रहे जी हैं, जी सुन सुन रहे रहे हैं हैं। सर, सुन रहे हैं, बोलिए। जी। जी। एक एक नज्म पूछने की मैं चाहता हूँ आपसे सर, कि आ गए हैं हम कहाँ पर, सोचिए तो ये जरा। आ गए हैं हम कहाँ पर, जी। सोचिए तो ये जरा। ऐसा लगता है मुझे। हर एक रिश्ते का निश्चित दाम है। ऐसा लगता है हर एक हम्म। रिश्ते का निश्चित दाम है। हर बगल में है छुरी, हम्म। हर एक मुंह में राम है सिसकती सुबह सारी, है सिसकती सुबह सारी, रो रही हर शाम है। जिस तरफ भी देखिए बहुत सुंदर। कोहराम ही कोहराम है। जी। आ गए हैं हम कहाँ पर, बहुत सोचिए तो ये जरा। और बहुत बहुत सुंदर। बहुत सारे बहुत सारे हमारे जो दर्शक और श्रोता है रोज कितना हमसे जुड़े हुए हैं। जयंत शाह जी हैं, सुशील नियार जी, राकेश शनिवार जी, शिवाजी पाठक जी, दीपक गौड़ जी, प्रदेश जी, दिनेश जी गुजरात से, शीला राफान जी, नवराज सिंह, धन सत्य जी, महेंद्र राणा जी, मोहन चौहान जी, जो कि शो में खुद भी आ चुके हैं। पटेल जिग्नेश जी भी आ चुके हैं। जी आपकी हाँ आवाज। आवाज आ रही है सर हाँ, सुन आपको? रहे हैं। हाँ, जी जी, बोलिए। जी। ये आ गए हैं हम कहाँ पर, सोचिए तो ये जरा। और ऊपर और ऊपर जाने की बस चाह है। सीढ़ियां लाशों की हैं, इसकी किसे परवाह है। दृश्य ये बदले बताओ, ऐसी कोई राह है। कुछ करो, कुछ तो करो, हर एक लब पर आह है। आ गए हैं हम कहाँ पर, सोचिए तो ये जरा।
और आत्मा क्या चीज हम सारे जहां को बेच दें। आत्मा जी क्या चीज सारे हम सारे जहां को बेच दें। प्यार हमदर्दी वफा के हर निशा को बेच दें। दाम गर अच्छे मिले तो धरती माँ को बेच दें। और बस अगर चल जाए तो हम आसमां को बेच दें। आ गए हैं हम कहाँ पर, सोचिए तो ये जरा। आ गए हैं हम कहाँ पर सोचिए तो ये जरा। और ऐसी चाहत हर कोई बस अफसरों के संग है। मौका एक ऐसी चाहत कोई बस अफसरों के संग है। गिरगिटों से तेज बदला आदमी का रंग है। तोता चश्मी फलों की आचरण का अंग है। पूछिए तो हम कहेंगे अपना अपना में है हम कहाँ तक। सोचिए तो ये जरा। और हर तरफ संदेह है, मन में कहाँ विश्वास है। हर तरफ संदेह है, मन में कहाँ विश्वास है। आंसुओं से बुझ ना पाए जाने कैसी प्यास है। ऐसा लगता है बची अब कोई भी ना आस है। और वर्तमानों की दशा पर रो रहा इतिहास है। आ गए हैं हम कहाँ पर, सोचिए तो ये जरा। और जिसको देखो बीज नफरत के यहाँ पर बो रहा। जिसको देखो बीज नफरत के यहाँ पर बो रहा। अपनापन अपने कफन को आंसुओं से धो रहा। कुंभकर्णी नींद में हर एक रिश्ता सो रहा। और एक कोने में बैठा है कबीरा रो रहा। आ गए हैं हम कहाँ तक, सोचिए तो ये जरा। और किस तरह से इस हवा के रुख को बोलो मोड़ दें। किस तरह से इस हवा के रुख को बोलो मोड़ दें। हाल पर इनके इन्हीं को बोलो कैसे छोड़ दें। आग से पानी का रिश्ता किस तरह से जोड़ दें। जी में आता है कि हर एक आईने को तोड़ दें। आ गए हैं हम कहाँ पर, सोचिए तो ये जरा। आ गए हैं हम बहुत कहाँ पर, बहुत सोचिए तो ये जरा। और इसका बहुत आखिरी बंद कि टूटते रिश्ते बचाना अब जरूरी नक्श है। स्वार्थ का पर्दा हटाना अब जरूरी नक्श है। लड़ने की हिम्मत जुटाना अब जरूरी नक्श है। इन अंधेरों को मिटाना अब जरूरी नक्श है। आ गए हैं हम कहाँ पर, सोचिए तो ये जरा। धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया, बेहतरीन सर, जबरदस्त। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ सर, आपको सुन बहुत पा रहा हूँ सर। मैं बहुत देर से आपको सुन रहा हूँ और आपके तारीफ के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन ये कमबख्त नेटवर्क जो है वो भी नहीं करने दे रहा। ये अच्छा है सर। तारीफ से जो है वो कविता खराब हो जाती है। मैं आपका बस स्नेह है, बस वही काफी है। और सर बाकी मैं तो आपको सच बता रहा हूँ, आपकी कविता में जो जो बात है, जो आपने विरोधाभासों को उकेरा है अपनी शायरी में, और जिन लफ्जों का इस्तेमाल किया है सर, वो कमाल है, अद्भुत है। सीधे दिल पर चोट कर रहे हैं, सीधे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो मैं मतलब आपका जो आज का आपका जो दिन है, वो मैं जानता हूँ कि आप थोड़ा सा मानसिक रूप से उलझन में हैं, और मैं भी जी सर जी। तकनीकी रूप से उलझन में हूँ, बहुगुणा जी हर तरह से उलझन में है। तो इन सारी उलझनों के बीच तो जी इन सर सारी जी उलझनों सर। के बीच में इन सारी उलझनों के बीच में हमें परफॉर्म करना है सर, इसी का नाम जिंदगी है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। यही है कि तमाम चीजें भी चलती रहती हैं और उसी के साथ में सारे काम भी चलते रहते हैं सर। इसी के साथ और जिंदगी भी चलते रहती है। मैं जैन साहब को जी भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। जैन साहब जी हमारे डॉक्टर साहब जो हैं, उन्होंने जी आपसे सर, हमें रूबरू करवाने का जो निर्णय लिया था वो बहुत अच्छा है, और हमारे दर्शकों के जो लगातार कमेंट आ रहे हैं सर, उससे हम जी समझ पा सर। रहे हैं कि आप कितनी बेहतरीन, किस स्तर के आप शायर हैं। मैंने यूट्यूब में भी आपके वीडियोस देखे हैं, और जैसे ही आप मंच पर आते हैं तो पूरी महफिल आप लूट लेते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आज का टीचर्स को भी आप लूट लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा सर, आपने जो कविता संग्रह लिखा, अपना जो काव्य संग्रह लिखा, जी सर। उसका विमोचन शायद उन्होंने किया था, गवर्नर साहब ने किया था, जहां तक मुझे याद है। जी सर जी। जी सर जी तो सर।
वो कौन सी ऐसी गजल थी सर जो मुझे बहुत पसंद आई, उसमें से हम जानना चाहेंगे और सुनना भी चाहेंगे। सर गजल का तो मैं नहीं कह सकता कि उनको कौन सी पसंद आई, लेकिन हमारे यहाँ से जब वो आ रहे थे तो जी। 17 किताबें गई थी सर। दरअसल अच्छा। जब भी गवर्नर साहब विमोचन कराना होता है तो 3 महीने पहले बुक भेजनी पड़ती है। तो ओ, उसके लिए यहाँ से हमारे पीलीभीत से 17 किताबें गई थी, जिसमें से सिर्फ 2 किताबें सेलेक्ट हुई थी सर। उसमें से एक किताब मेरी थी सर। बहुत बढ़िया सर, बधाई आपको, बहुत शानदार। सर थैंक यू वेरी मच सर। तो हमारे बहुत सारे और दर्शक हैं सर, कश्मीर से फरीदा शौक जी हैं, वो जुड़ी हैं अभी, और वाह वाह उन्होंने लिख के भेजा आपके लिए। थैंक कह यू रहे हैं सर। कि आपकी शायरी में बहुत दम है, कह रही है फरीदा मैम। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। नवीन यादव जी कह रहे हैं बहुत सुंदर वाचन है। महेंद्र राणा जी कह रहे हैं बहुत खूब। हिंदुस्तान जिंदाबाद पढ़िए कह रहे हैं जयंत शाह जी। तो हिंदुस्तान जिंदाबाद सुनते हैं सर आपसे, उसके बाद आगे आगे बातचीत करेंगे। जी सर। मैंने सर ये 4 पंक्तियां लिखी। कहीं पे मेरे मन में ये था कि जब भी आवेदन हम करते हैं कहीं पर, तो जी। उसमें आवेदन करते हैं तो हमें उसमें अपना धर्म, जाति और वर्ग लिखना होता है। तो हम्म। मुझे लगा कि हिंदुस्तानी को सिर्फ हिंदुस्तानी ही बना दिया जाए तो कितना अच्छा एक समाज का निर्माण हो सकता है। तो वहां से मैंने लिखी, और मेरी मजबूरी है ये पंक्तियां मैं तहत में नहीं पढ़ सकता, मुझे गा के पढ़ने की आदत है इसको। सर गा तो के तो आनंद आएगा। जी थैंक यू सर। कि तुम्हारी तंग नजरी से मैं हूं अनजान लिख देता, और यही वाह मजहब, यही जाति, यही पहचान लिख देता, और मेरे बस में अगर होता तो मैं हर एक खाने में, आवेदन पत्र का खाना जिसमें जी धर्म, जी जाति, वर्ग लिखना होता है हमें, कि जी। मेरे बस में अगर होता तो मैं हर एक खाने में बस हिंदुस्तान 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 लिख देता, बस वाह वाह, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। बेहतरीन सर। इसके आगे भी कुछ बंद होंगे सर, तो वो भी सुनाइएगा। ये तो सर ये एक मुक्तक था बस खाली, और एक थॉट मन में आया था। एक गजल आपको और सुना देता हूँ कि बहुत से ख्वाब इन आंखों में आकर टूट जाते हैं, वाह बहुत से ख्वाब इन आंखों में आकर टूट जाते हैं, तेरी कस्में तेरे वादे तो अक्सर टूट जाते हैं, और वाह मेरे ख्वाबों की दुनिया में बसा है एक नगर ऐसा, मेरे ख्वाबों की दुनिया में बसा है एक नगर ऐसा, जहां फूलों से टकराएं तो पत्थर टूट जाते हैं। ओह मेरे वाह वाह। मेरे ख्वाबों की दुनिया में बसा है एक नगर ऐसा, जहां फूलों से टकराएं तो तो पत्थर पत्थर टूट टूट जाते जाते हैं। हैं, क्या बात है। जहां फूलों से टकराएं तो पत्थर टूट जाते हैं, और बदल लेता है करवट जब कभी भी वक्त धीरे से, वाह बदल लेता है करवट जब कभी भी वक्त धीरे से, हमारा क्या तुम्हारा क्या सिकंदर टूट जाते हैं, वाह वाह बदल वाह 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 वाह। बदल लेता है करवट जब कभी भी वक्त धीरे से, हमारा क्या तुम्हारा क्या सिकंदर टूट जाते हैं, और बज़ाहिर कमाल। तो बहुत मजबूत लगते हैं जमाने को, जी बज़ाहिर तो देखने में, बज़ाहिर यानी देखने में, कि जी जी। बज़ाहिर तो बहुत मजबूत लगते हैं जमाने को, मगर कुछ लोग बस अंदर ही अंदर टूट जाते हैं, वाह वाह मगर वाह वो बस अंदर ही अंदर टूट जाते हैं, और बदन थक जाए गर तो हौसलों की लौ बढ़ा देना, वाह बदन थक जाए गर तो हौसलों की लौ बढ़ा देना, नहीं वाह मिलती उन्हें मंजिल जो थक कर टूट जाते हैं, नहीं वाह मिलती उन्हें मंजिल जो थक कर टूट जाते हैं, और कभी रिश्तों को उलझाना नहीं दौलत के जालों में, वाह। कभी रिश्तों को उलझाना नहीं दौलत के जालों में, बहुत नाजुक हैं ये धागे उलझकर टूट जाते हैं,
बहुत कमाल धागे उलझकर टूट जाते हैं, और हमेशा जुल्म हारेगा, हमेशा सब्र जीतेगा। वाह। हमेशा जुल्म हारेगा, हमेशा सब्र जीतेगा। रहे जो हौसला कायम, सितमगर टूट जाते हैं। रहे जो हौसला कायम, वाह, सितमगर टूट जाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बेहतरीन सर, बेहतरीन। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कार में बैठ के हमारे शो की महफिल लूट जाते हैं। ये आपकी आपकी मानता है सर, आपका स्नेह है। जयंत जी का बड़ा मैं कहूँ, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं जयंत जी। तो सर उन्होंने जब जी 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 सर, जी बोलिए। जी जी, तो बड़े अच्छे मित्र हैं, जब भी उन्होंने मुझे बताया तो मैंने कहा कि चलिए ठीक है, वरना मैं ऑनलाइन में मुझे ये लगता है कि एक तो मुझे आपको बताऊं, कंप्यूटर और ये नेटवर्क वगैरह के मामले में मैं बिल्कुल इलिटरेट हूँ, अनपढ़ हूँ। तो मुझे जी ज्यादा इसकी जानकारी नहीं है, तो मुझे बड़ा डर लगता है ऑनलाइन आने में। तो नहीं सर, मैं आपको बताऊं, ये हमारा 162वां एपिसोड है द टीचर शो का। जी और सर, जी आज सर। तक आप पहले ऐसे शख्स हैं, ऐसी शख्सियत है, शख्स कहना ठीक नहीं, शख्सियत है, आप ऐसी पहली जो कार से लाए थे हमारे साथ, वरना बाकी सब बेकार थे इससे पहले। वो दो परेशानियां हैं सर। एक परेशानी तो मैंने आपको बताई थी, उसकी वजह से मैं निकला हुआ हूँ घर से। और जी जी। दूसरा ये कि मेरे घर पे जो है वो नेटवर्क प्रॉपर नहीं आता है सर, ये दिक्कत है हाँ, थोड़ा सा। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया सर। आपसे पहले हमारे एक हरियाणा के हिमाचल प्रदेश के एक मित्र हैं, डॉक्टर, उनका नाम अभी मुझे याद आ जाएगा, तो उन्होंने पार्क में खड़े होकर शो किया था एक दिन। डॉक्टर संजीव अत्री। अच्छा अच्छा, डॉक्टर जी संजीव जी। अत्री ने, आप तो कार में, उन्होंने पार्क में पूरा 1.5 घंटे का शो पार्क में खड़े खड़े मोबाइल की लाइट से किया था। तो आप जैसे अरे वाह, शिक्षकों को सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, एक बात और जानना चाहते हैं सर, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। गौरी शंकर कांडपाल जी हमारे, संतोष कुमार नेगी जी, रजनीकांत शुक्ला जी दिल्ली से, अल्मोड़ा से मनमोहन चौधरी जी, बहुत कमाल के टिप्पणियां आपके लिए भेज रहे हैं। उनको पढ़ूंगा तो समय हमारा जाया होगा, तो मैं चाहता हूँ कि उन टिप्पणियों को हम लाइव कर रहे हैं अपने फेसबुक वॉल पर, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम उन टिप्पणियों को बजाय आपकी बातें ज्यादा सुने। तो आप इतने बड़े शायर हैं, इतने बड़े बड़े मंचों पर जाते हैं, तो मंची कवि होने के नाते सर, आपको किस कवि ने सबसे ज्यादा मंच पर, मंच की बात कर रहा हूँ मैं, किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ, उस पर बाद में बात करेंगे। मंच पर जब जी आपके सर। सामने आपने जिन लोगों के साथ पढ़ा, तो सबसे ज्यादा आपको किसने प्रभावित किया सर? सर वसीम बरेलवी साहब ने, वसीम वाह बरेलवी वाह। साहब से मैं बहुत प्रभावित हूँ। और बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो सर ये सारे लोग बहुत अच्छे शायर हैं, चाहे वो राहत इंदौरी साहब हों, चाहे वो स्वर्गीय राहत इंदौरी साहब, और वसीम बरेलवी और बशीर बद्र, ये दो मेरे पसंदीदा शायर हैं सर। जी बिल्कुल। और आपने वसीम बरेली साहब की याद दिला दी, तो मैं इनकी दो लाइनें अक्सर इस शो में पढ़ता हूँ, आज फिर पढ़ना चाहूंगा अपने दर्शकों से, कि जो भी लोग इस जी शो को देख रहे हैं उनके लिए वो लाइन में बार बार रिपीट करता हूँ कि उसूलों पर जो आँच आए तो टकराना जरूरी है। जी सर, जी सर। उसूलों पर जो आँच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। हाँ जरूरी है, जी 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 जो जी जी। जिंदा है तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। और दर्शकों, आप भी जिंदा नजर आइए, शो में कमेंट्स भेजिए, अपनी टिप्पणियां भेजिए, ताकि हमारा उत्साह बढ़े और हम और अच्छी शायरी सुन सकें और अच्छे शिक्षकों को इस शो में आमंत्रित कर सके। तो गौरी शंकर जी कह रहे हैं हिंदी में बहुत अच्छा आपने लिखा है, और हिंदुस्तान जिंदाबाद की तो कुछ कहने ही क्या है। आप सब जब थैंक क्लास यू में सर, थैंक जाते यू हैं तो वेरी मच सर। किसी आपसे डिमांड नहीं करते सर, कोई आज कोई रिजल्ट सुनाइए। जी सर। जब आप कभी क्लास में जाते हैं सर, क्लास में अपने स्कूल में, तो आप बच्चे कभी स्कूल डिमांड में नहीं क्लास करते? में तो, हाँ क्लास में तो नहीं सर, लेकिन जब ये ट्रेनिंग्स वगैरह हम लोगों की होती रहती हैं, तो ट्रेनिंग्स जी में सारे लोग कहते हैं कि भाई कुछ सुनाइए, कुछ सुनाइए। तो वहां पर मैं थोड़ा शाई सकता हूँ, लेकिन फिर भी पीछा छूटता नहीं है बिना कुछ सुनाए। तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सुनाई देता हूँ। तो उनसे पीछा छुड़ाने के लिए क्या सुनाते हैं सर? आप हमें भी सुनाइए जरा। वो दरअसल एक गजल के दो तीन शेर जो है वो मेरे लोगों ने बहुत पसंद किए सर। जी मुझे नहीं पता कि वो कैसे हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन लोग बार बार कि समझ कर मैं
ये आया था वफादारी जरूरी है, समझ कर मैं ये आया था, वफादारी जरूरी है, वाह तुम्हारे शहर में, लेकिन अदाकारी जरूरी है, तुम्हारे शहर में, लेकिन अदाकारी जरूरी है, और यही रोशन करेगी इन कलाबों की मशालों को, यही रोशन करेगी इन कलाबों की मशालों को, इसे बुझने नहीं देना, ये चिंगारी जरूरी है, इसे वाह बुझने नहीं देना, ये चिंगारी जरूरी है, और जहां जिल्लत भरी हो जिंदगी, और मौत इज्जत की, जहां जिल्लत भरी हो जिंदगी, और मौत इज्जत की, वहां पर मौत चुन लेना, ये खुदारी जरूरी है। धन्यवाद। वाह, क्या बात है सर, क्या बात है, गजब, अद्भुत। थैंक यू मैं सर, मैं थैंक यू। मैं मैं सर आपकी ऊर्जा को देख के, आपके जज्बे को देख के हैरान हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। मतलब मैं शून्य में चला जा रहा हूँ कि मैं आपसे क्या बात करूं, अगला वाक्य क्या बोलूं। ऐसा मेरे साथ बहुत कम होता है। इस शो में बहुत तरह तरह के लोग आए, देश विदेश के, लेकिन आपको देख के मैं चमत्कृत हूँ। एक तो कार में आप बैठे हुए हैं और इतनी जी विपरीत परिस्थितियों में, तो मतलब एक बात लेकिन जरूर कहना चाहूंगा कि ये आपने जो लाइनें सुनाई, अदाकारी जरूरी है, इसको जी ये सर। आप टीचर को अपने ट्रेनिंग में पीछा छोड़ने के लिए जरूर सुनाते होंगे, लेकिन हम अभी फिलहाल आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है, थोड़ी देर और। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल मेरा सौभाग्य है सर, मेरा सौभाग्य है सर, मेरा तो सौभाग्य है सर। भगवान जी, आप अगर सुन पा रहे हो तो आप कुछ कहना चाहें, क्योंकि आप भी बड़े शायर मिजाज आदमी हैं। मैं ये पूछना चाहता था नक्श जी से कि जी सर। माना ही जाता है, लोग कहते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान। दर्द का और कविता का कुछ बहुत ही पुराना और अजीब सा रिश्ता है, बगैर दर्द के कविता जी निकलती नहीं। वो जी कौन सा सर। दर्द है जो आपने लिखा है, और वो कौन सा दर्द है जो आपको कविताएं और गजल लिखने पे बेचैन कर देता है? थोड़ा उस दर्द के बारे में बताएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी धर्मपत्नी जी इस शो को नहीं देख रही होंगी, तो आप दर्द के बारे में आराम से बता सकते हैं। दरअसल सर, ये कवियों के साथ में ये है कि कवियों को लोग यही यहीं से मानते हैं कि कोई श्रृंगारिक दर्द या कुछ ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है सर। सिर्फ श्रृंगार से ही कविता नहीं निकलती। कविता समाज में जो तमाम चीजें जो आप देखते हैं, ऊंच नीच और तमाम विसंगतियां जो देखते हैं, वहां से भी कविता आ जाती है, फूट पड़ती है। और सर, मैंने देखा कि आप देखें, जो हमारे एमए में लेक्चरर थे सर, डॉक्टर प्रणव शास्त्री जी, वो कई सब्जेक्टों से एमए थे, डीलिट थे, और तमाम बहुत सारा पढ़ा था उन्होंने। लेकिन कविता की वो दो लाइनें नहीं लिख पाते थे। वो मुझसे कहते थे, आज भी नहीं लिख पाते हैं। वो मुझसे कहते थे कि जितेश, ये बताइए कि यार मैं कविता कैसे लिखूं। तो मैं कहता था, सर मैं इसमें क्या बता सकता हूँ। तो वो दरअसल ये सर ब्लड में होता है, ये गॉड गिफ्टेड है, ये नेचुरल है। ये या तो व्यक्ति कभी होता है या कभी नहीं होता है। अगर वो नहीं होता है तो उसको बना पाना असंभव है। जैसे आप कहिए कि सिंगर या म्यूजिशियन, ये जितने भी आर्ट्स हैं, ये आर्ट्स
ऑटोमेटिकली आपके अंदर होती हैं या नहीं होती हैं। उनको डेवलप तो किया जा सकता है, उनको और अच्छा तो किया जा सकता है, लेकिन पैदा नहीं किया जा सकता सर। तो मेरा तो सर जहां तक रहा, तो मैंने मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ सर। तो तमाम चीजों को मैंने देखा है, तमाम चीजों को महसूस किया है बहुत करीब। तो बस वहीं से आप समझ सकते हैं कब तक आगे कोई इश्क इश्क वाला मामला नहीं रहा मेरा। तो और ये मैं अपनी पत्नी के डर से नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ सर। क्योंकि हमारे उसकी दूसरी वजह ये है कि मैंने लव मैरिज की थी सर। तो वो इश्क वाला मैटर तो मेरा वहीं खत्म हो गया, मेरी तो शादी हो गई। वाह। तो जितेश सर, हम इस शो में अक्सर शो के शुरू में एक सवाल पूछते हैं। आज थोड़ा सा मुझे बहुत परेशान किया नेटवर्क ने, लैपटॉप ने, तो मैं नहीं पूछ पाया। मैंने ये सवाल लाइव किया था। बोगना जी, आपने ये सवाल पढ़ा क्या? कौन सा सवाल सर? सर, जो स्क्रीन पर है, आज का सवाल है दोस्तों, मैं फिर से बताना चाहूंगा। सर, हमारा ये सेगमेंट है जिसका जो सबसे पहले से जवाब देते हैं दर्शक, उनको माई ऑप्टिकल्स की ओर से एक बहुत खूबसूरत खूबसूरत सा चश्मा हम इनाम में देते हैं। तो मैंने बहुत देर से फ्लैश किया हुआ, मैं वेरी पढ़ गुड। रहा हूँ। जब हम जिन अद्वैवाय दिन मुनीन्द्र, विनायक और शास्त्र का संदर्भ लेते हैं, तब हम किनकी चर्चा करते हैं? ये सवाल है आज का, कि जब हम जिन अद्वैतवादिन मुनीन्द्र, विनायक और शास्त्री का संदर्भ लेते हैं, तब हम किनकी चर्चा करते हैं। इसका सबसे पहले सही जवाब देने वालों को मलाइटिकल्स की ओर से एक बहुत खूबसूरत सा चश्मा उनके घर इनाम के रूप में भेजा जाएगा। तो मित्रों, सबसे पहले इसका जवाब दीजिए। अब हम फिर से मुखातिब होते हैं हमारे आज के मेहमान जितेश सर से। तो जितेश सर, आपने अपने गुरुजी को तो नहीं बताया कविता कैसे लिखते हैं, लेकिन मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि वो पेन आप कहाँ से खरीदते हैं, कौन सी ब्रांड की होती है जिससे अच्छी कविता लिखी जाती है, हमारे दर्शकों को बताइए। सर अब तो स्थिति ये है कि कई बार तो पेन तो क्या सर, कभी कभी तो ये भी हो जाता है कि बस खाली जी दिमाग में ही लिख लेते हैं। कि इतना समय नहीं होता है, पता चला रास्ते में जा रहे हैं और लाइनें आ गई माइंड में, तो उन्हीं को ही दोहराते रहते हैं, वो माइंड में ही लिख लेते हैं। फिर उसके बाद में जाके जो है वो घर पे जाके कहीं वेयर करते हैं, उसको लिखते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है। मैं जी। सर अपने गुरु जी की एक आखिरी गजल थी, तो वो मैं सुनाना चाहता हूँ। जनाब जफर पीलीभीती साहब की, वाह। जिन्होंने मुझे सिखाई है शायरी, जिन्होंने मुझे शायरी, उनकी एक बड़े विचारों का जो समय था, वो बड़ा खराब था। वो बहुत मुफलिसी के और बहुत गरीबी के दौर से वो गुजरे थे, और कई बीमारियों ने उन्हें एक साथ घेर लिया था। और तब उन्होंने अपनी ये आखिरी गजल कही थी कि अब उससे रिश्ता मेरा क्या, हवा के संग हूं मैं। अब वाह। उससे रिश्ता मेरा क्या, हवा के संग हूं मैं। वो जिसके हाथ से छूटी हुई पतंग हूं मैं। और ये जिस्म की दीवार क्यों नहीं गिरती। उन पर दवा तक के पैसे नहीं थे, मैं भी उस समय स्टूडेंट लाइफ में था, तो बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता था। तो हम्म। उन्होंने कहा कि और ये जिस्म की दीवार क्यों नहीं गिरती, ये जिंदगी तो है मुझसे और इससे तंग हूं मैं। और ओ। ये जिस्म की दीवार क्यों नहीं गिरती, ये जिंदगी तो है मुझसे और इससे तंग हूं मैं। बस सर, हम बाकी मुझे याद नहीं आ रहे, और पढ़ भी नहीं मिलेंगे शायद। तो नहीं वो नहीं, ये सर, अंदर। इसमें उनका दर्द बाहर आ रहा है जो उन्होंने लाइनें लिखी हैं। जी सर, जी सर, वो बहुत तो ये, बेहतरीन शायर। जी नहीं सर। नहीं, बहुत बढ़िया सर। मैं आपसे एक और सवाल ये जानना चाहता था कि एक एक शायर होने का, आपको कोई क्लासरूम में जब आप पढ़ा रहे होते हैं, आप किस क्या विषय पढ़ाते हैं सर? हम वो जरूर जानना चाहेंगे। आप स्कूल में क्या पढ़ाते हैं? हम लोग, चूंकि मैं प्राइमरी स्कूल में हूँ, तो हमें सारे ही सब्जेक्ट देखने होते हैं। लेकिन मेरा अच्छा। एमए इंग्लिश से है सर, और उसके अलावा जो है मैथ, इंटर तक मैंने मैथ भी था मेरे पास, पीसीएम ग्रुप से मैंने पढ़ाई की थी। तो जी। मैथ भी रहा तो मैथ और इंग्लिश का थोड़ा ज्यादा रहता है। बाकी तो तो हमें सारे ही एक, सब्जेक्ट। जी जी, एक शायर होने के नाते सर, एक शायर होने की वजह से आपको क्लासरूम में कोई सुविधा मिलती है या कोई असुविधा होती है सर? ये जरूर बताइएगा हमारे शिक्षकों को, ताकि अगर कोई सुविधा मिलती है तो वो भी शायर बनने की कोशिश करेंगे, अगर कोई असुविधा मिलती है तो फिर वो सोचेंगे 10 बार लिखने से पहले।
नहीं, असुविधा जैसी तो सर कोई चीज नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जब क्लासरूम में इंटर होते हैं तो शायर को दरवाजे पे छोड़ देते हैं सर। दरवाजे पे एक टीचर बन के इंटर इंटर हो जाते हैं सर वहां पे। एक शिक्षक के रूप में होते हैं, और रूम से बाहर आने के बाद ही फिर शायर बनते हैं, स्कूल की चौखट से बाहर आने के बाद ही। स्कूल की जी चौखट के जी। जैसे ही पैर अंदर रखा तो शायर जो है वो बाहर ही छोड़ देते हैं, जैसे बाकी चीजों को हमें छोड़ना होता है। जब हम स्कूल के अंदर इंटर हो रहे होते हैं तो हमारी तमाम जो फैमिली या टेंशन या जो भी कुछ होता है, वो सारी चीजें छोड़ के बस खाली एक शिक्षक बन के ही अंदर इंटर करना होता है। तो वो बाकी चीजों को सर बाहर ही छोड़ देते हैं। हाँ नहीं, मैं शायद आपको सवाल अपना समझा नहीं पाया सर ठीक से। मेरा कहने का जी। ऐसा ये था कि जैसे आप इस वक्त हमसे रूबरू हैं, तो जी सर। ऐसे बहुत से शिक्षक होंगे कि जो आपकी तरह से इतने कॉन्फिडेंटली, इतने अच्छे उच्चारण के साथ, इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग करके लाइव हो रहे होते हैं, चाहे क्लासरूम में या चाहे हमारे शो में। तो ये जो स्किल है, ये जो कौशल है आपका, ये निश्चित रूप से वहाँ ट्रांसफर होता होगा। तो आपकी आवाज बहुत अच्छी होती होगी, आप बहुत सुर में ये उनको सर। पढ़ाते होंगे, ये मैं जी कहना सर चाह रहा ये जी हाँ, बिल्कुल सही बात है सर। सर शायरी का जहाँ से तक उसका ये मंचीय शायरी की अगर आप बात करें तो हूँ। प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण का बड़ा महत्व रहता है। तो बिल्कुल ये बिल्कुल। उच्चारण है ये अब जब मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उन बच्चों को जहाँ पे उच्चारण गलत देखता हूँ तो भले ही मैं उनको मान लीजिए साइंस पढ़ा रहा हूँ, और साइंस में भी अगर वो कहीं पे गलत उच्चारण कर रहे हैं तो मैं उनको करेक्ट कर देता हूँ कि नहीं बेटा ऐसे नहीं, ऐसे होना है, इसको ये नहीं कहते हैं, इसको ये कहते हैं। तो वो वहां हम्म। पर जो उसका उच्चारण है, ये चीजें, या कि अलंकार की बात की जाए तो अलंकारों में भी जो है वो चूंकि शायरी है, शायरी करते हैं, कविता से जान पहचान रहती है, उसको जी रहे होते हैं। तो उन चीजों का तो फर्क पड़ता है सर, और बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिलता है, और बहुत अच्छे से हमें हेल्प मिलती है उसमें सर, पढ़ाने में हेल्प मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं सर। हाँ, यही बात मैं अपने साथी शिक्षकों को, दर्शकों को बताना चाह रहा था सर, इस शो के माध्यम से, जो आपने अभी जी कही। सर। तो निश्चित जी रूप से सर। मित्रों, जब भी हम किसी कला पक्ष से जुड़ते हैं, चाहे वो शायरी हो, चाहे वो अभिनय हो, चाहे वो चित्रकला हो, या कोई भी कला का पक्ष हो, तो वो निश्चित रूप से जब हम क्लास में जाते हैं तो वहाँ हमारी हेल्प करता है एक शिक्षक के रूप में। हम उस स्किल मेथड ऑफ को टीचिंग को अपने improve अंदर कर देता समाये है तो। वो। जी। मैं कह रहा हूँ सर वो हमारे मेथड ऑफ टीचिंग को इम्प्रूव कर देता है, कहीं ना कहीं कुछ ऐड कर देता है उसमें सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये आपने जो बात कही, मैं अरसे से इसको कहता आ रहा हूँ, लेकिन हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब, ये नाच गाना कला, ये सब इसका कोई मतलब नहीं है, टीचर्स को इस सबसे दूर रहना चाहिए। तो हमने इस शो को इसीलिए सर शुरू किया कि आप जैसे सरकारी शिक्षक और असरकारी शिक्षक जी इस सर। देश में कितने कैसे हैं, उनका क्या असर है, ये हम इस शो के माध्यम से पूरी दुनिया को बताते हैं। और अब हाल ये बहुत है अच्छा कि इस शो काम को पूरे कर देश के साथ साथ पूरी दुनिया के शिक्षक देखते हैं और सराहना करते हैं कि हिंदुस्तान के सरकारी शिक्षक किस स्तर के हैं, कितने बेहतरीन शायर हैं, कितने अच्छे कलाकार हैं। तो ये आप सब लोगों की बदौलत ही हो पा रहा है सर। तो नहीं खैर, ये सर एक आप अलग बहुत चर्चा अच्छा है, काम लेकिन कर रहे हैं सर। जी। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सर, आपने जो कविताएं लिखी, आपने कहा कि आपने लव मैरिज की और वो कहानी वहां खत्म हो गई, दर्द की कहानी। तो फिर आपसे कभी सवाल नहीं हुआ कि अब तो भैया हम तुम्हारे हो गए, तुम हमारे हो गए, अब क्यों ये सब सूर्य हरी कहाँ से निकल रही? वो ये सर ये सवाल तो 80% या 90% लोगों के साथ होता होगा, क्योंकि कवियों के साथ में ये दिक्कत है कि कवियों की पत्नियां जो है वो उनसे परेशान रहती हैं आमतौर पे। तो ये है सर, कहीं क्योंकि कवि कहीं ना कहीं एक दार्शनिक भी कवि के अंदर पल रहा होता है। तो वो कहीं जो उनको अटेंशन चाहिए हम्म। होती है वो हर समय नहीं मिल पाती उसकी पति की, तो उनको ये शिकायत तो रहना स्वाभाविक है। और ये सिर्फ मेरे साथ भी मुझे लगता है कि ज्यादातर कवियों के साथ रहता होगा सर। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, आपका अनुभव बिल्कुल सही है, ज्यादातर नहीं, सबके साथ रहता है सर। जी सर। आप भी कवि हैं सर। नहीं नहीं सर, मैं तो आप जैसे सुधी जनों की संगत में रह के सुनने का, सीखने का कोशिश करता हूँ कि कुछ बेहतर मैं भी सीख पाऊँ, सुन पाऊँ। मैं कविता के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता, बस कभी पढ़ लेता हूँ, सुन लेता हूँ। आप जैसे जी। जब महान लोग इस शो में आते हैं, या कभी मुझे कवि सम्मेलनों में जाने का मौका मिलता है, या कोई कोई साहित्य का जी संग्रह मुझे मिल जाता है या खरीद के लाता हूँ, तो उसको पढ़ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, वो ये बहुत बढ़िया बात है सर।
तो आपने सर किन किन विधाओं में लिखा है, गजल के अलावा और क्या क्या आपने लिखा सर काव्य में? इनके अलावा सर नज्म भी लिखी है, और इसके अलावा कुछ गीत भी लिखे, और इसके अतिरिक्त सर दोहे लिखे हैं, और अच्छा। कुछ स्टोरीज भी लिखी थी, शुरू में 2-3 स्टोरीज भी लिखी हैं। और ये वाह। जॉब में आने से पहले मैं पत्रकारिता में था, तो कुछ आर्टिकल्स भी लिखे हैं मैंने। तो इस टाइप से वाह। काफी काम किया उसमें, अलग अलग विधाओं में। लेकिन मुख्यतः आप कहें तो गजल पे ही काम किया है। तो सर गजल तो हमने आपकी कुछ नहीं, अब हम चाहेंगे कि कुछ आपके एक दो नज़में जो आप सुनाना चाहें, और गीत मैंने अभी वो भी तो हम सुनाई सुनना चाहेंगे। थी दोहे। एक दो आप देख लें कि एक दो दोहे लिखे थे, कि दोहे जो लिखे थे उसमें से शायद कुछ याद आ जाए तो। एक दोहा यूं था कि युद्ध बराबर चल रहा, यहाँ कहाँ विश्राम। जी। युद्ध बराबर चल रहा, यहाँ कहाँ विश्राम। दुनिया हम्म। एक रणभूमि है, जीवन एक संग्राम। वाह। दुनिया एक रणभूमि है, जीवन एक संग्राम। जी। कोई है मजबूर तो कोई है मगरूर। वाह। कोई है मजबूर तो कोई है मगरूर। जी चाहे हर आईना कर दूं चकनाचूर। वाह। जी चाहे हर आईना कर दूं चकनाचूर। और अब सर याद नहीं आ रहे हैं, दोहे तो मैंने चलिए कोई काफी नहीं सारे सर, कोई लिखे बात हैं। नहीं, बहुत तो बहुत बहुत बेहतरीन। बहुत बेहतरीन। किया है। आपकी कविताओं से, आपकी गजलों से और आपके दोहों से जो एक चीज निकलती है वो है सिस्टम के प्रति जो आपके अंदर गुस्सा है, विद्रोह की भावना है, और जो उसको उलट पलट देने की जो इच्छा है, वो जरूर हमने देखी कि जो गरीबों के आवाज है वो अगर नहीं निकली शायरी से तो फिर शायरी बेकार है। ऐसा मुझे महसूस हुआ आपकी शायरी सुन के। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और आपके और हमारे जो मित्र हैं जैन साहब, उन्होंने एक टिप्पणी भेजी है, वो कह रहे हैं कि गजल के शिल्प के बारे में थोड़ा आप चर्चा कीजिए। हाँ जी, गजल का शिल्प बताएं किस तरह से जानना चाहते हैं उसको। आप सवाल करें तो मैं जवाब दे पाऊंगा, वैसे कैसे बताऊं आपको। ये सवाल जैन जैन शाह जी का है सर, मेरा नहीं है दरअसल। अच्छा अच्छा। ये जो जैन साजी से मैं आपस में हम लोग बात कर लेंगे। गजल दरअसल जब शुरू हुई थी गजल, तो वो गजल का जो रूप था, वो एक आशिक और महबूबा, इश्क के लिए वो पूरी तरह से समर्पित थी। गजल को कहा जाता था कि साहब जो है ये जो है आपका मिले किसी से नजर अपने तो समझो गजल हुई। महबूब से बात, अपने हाँ महबूब से बात करना, इसको वही वही गजल तो मैं कहते कह थे। रहा हूँ सर। अंसार कंपनी ने लिखा है कि मिले किसी से नजर तो समझो गजल हुई, गए ना अपनी खबर तो हाँ समझो गजल हुई। जी सर, जी सर। लेकिन उसके बाद में समाज की विसंगतियों को गजल ने अपने आप में समेटना शुरू कर दिया। फिर वो गजल सिर्फ महबूब तक सीमित नहीं रह गई। आज जो गजल है वो तमाम विसंगतियों को, तमाम राजनीतिक परिस्थितियों को, तमाम चीजों को अपने साथ में लेके चलती है सर। अब जो गजल है वो ये गजल नहीं है वो, कि जहाँ पे महबूब से बात करने को गजल समझा जाता था। वो दौर बहुत पीछे छूट गया सर। अब वो हम्म। दौर, उस दौर से गजल बहुत आगे निकल आई। अभी इस पर मैंने एक लिखी है गजल, मैंने एक छोटी सी। ये अब देखिए ना सर, ये भी एक गजल है मेरी। इसमें कुछ शेर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि जिस तरफ देखिए बस खौफ या डर बोलता है। जिस तरफ देखिए बस खौफ या डर बोलता है। हमने देखा ही नहीं कब ये नगर बोलता है। वाह। हमने देखा ही नहीं कब ये नगर बोलता है। नगर बोलता है। और वाह। कुछ कदम और यहीं आसपास है मंजिल। कुछ कदम और यहीं आसपास है मंजिल। रोज मुझसे मेरे पैरों का सफर बोलता है। वाह। रोज मुझसे मेरे पैरों का सफर है। और रोज मुझसे मेरे पैरों का सफर बोलता है। और जी हुजूरी या तमाशों की ना उम्मीद करो।
वाह जी हुजूरी या तमाशों की ना उम्मीद हो, हम हुनर वालों का तो सिर्फ हुनर बोलता है। मैं बोलता है, क्या बात और है, क्या बात कोई है। भी शोर, थैंक यू सर, कि कोई भी शोर ना आवाज और ना सरगोशी, वाह कोई भी शोर ना आवाज और ना सरगोशी, एक सन्नाटा है हर वक्त इधर बोलता है। एक वाह वाह सन्नाटा है वाह वाह हर वक्त इधर बोलता है। वाह। एक सर गजल देख लें सर, चार पांच शेर हैं कि जी अपनेपन में एक गजल तो, ये जैन शाह जी की बात का भी एक उनको मुझे लगता है मिलेगा उनको आंसर उनको इसमें, कि अपनेपन में जी, एक गजल तो होती है, हर वाह तड़पन में एक गजल तो होती है। क्या बात है। आदरणीय बहुगुणा जी कह रहे थे कि वो वियोगी होगा पहला कवि, वो बात आ रही है कि अपनेपन में एक गजल तो होती है, हर तड़पन में एक गजल तो होती है, और लफ्जों में ढलना मुश्किल हो सकता है, लफ्जों वाह में ढलना मुश्किल हो सकता है, सबके मन में एक गजल तो होती है। क्या बात है, कि क्या बात है। लफ्जों में ढलना मुश्किल हो सकता है, सबके मन में एक गजल तो होती है, और वाह सामने इसको रखकर आंखों से सुनिए, वाह सामने इसको रखकर आंखों से सुनिए, हर दर्पण में एक गजल तो होती है। वाह सामने वाह इसको रखकर आंखों से सुनिए, हर दर्पण में एक गजल तो होती है, और वाह पलकों से बरसे या बरसे बादल से, पलकों से वाह। बरसे या बरसे बादल से, हर सावन में एक गजल तो होती है, हर बेहतरीन सावन में बेहतरीन। एक गजल तो होती है। थैंक यू सर। और अशकों में किलकारी में खामोशी में, वाह अशकों में किलकारी में जी, खामोशी में, अशकों में किलकारी में खामोशी में, हर आंगन में एक गजल तो होती है, हर क्या आंगन बात। में एक गजल तो होती है। और हिंसा हो ना शायर हो ये नामुमकिन, वाह हिंसा हो ना शायर हो ये नामुमकिन, हर जीवन में एक गजल तो होती है, हर जीवन वाह। में एक गजल तो होती है। क्या बात है सर, क्या बात है। हर जीवन में गजल तो होती है। बहुत बेहतरीन सर, बहुत बेहतरीन। तो मंजुला पांडे जी पे थोड़ा सा कह रही है कि वाह वाह, कोई भी शोर न खुशी, बेहद खूबसूरत बेहतरीन आवाज, और शेर का कहने का अंदाज आपका बहुत बेहतरीन। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। जयंत शाह जी कह रहे हैं सर कि सर बहर मैं अनुमति काफिया और चाहता रदीफ हूँ। पर। जी जी, बस आप, आखिरी सवाल हाँ है कि बहन जयंत सर, हाँ बहन। बहर काफिया और रदीफ पर चर्चा कीजिए, जी कह रहे सर। हैं बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। हाँ सर, दरअसल गजल के लिए एक बड़ा जरूरी है मीटर का होना, एक ही मीटर पे सारी पंक्तियों का उतरना। हम्म इसमें जैसे मैंने भी आपको सुनाया कि सबके मन में एक गजल तो होती है, हर तड़पन में एक गजल तो होती है, तो इसमें जो गजल तो होती है ये रदीफ है। हम्म और ये हम्म। हर एक पंक्ति के बाद में इसको आना है कि हर तड़पन में एक बल्कि में एक गजल तो होती है। अब ये तड़पन जो है ये काफिया है, ये बदलता रहता है, तड़पन में, हम्म मन में, सावन में, दर्पण में, ये बदलता रहता है। हम्म मीटर जो है वो सबसे अच्छा मीटर इसके लिए गुनगुना के ही आप इसको जो है पकड़ सकते हैं, कि जब आप इसको गुनगुनाएं वो एक ही रिदम में सारे मिसरे, सारी पंक्तियां आपकी उतरती हुई आनी चाहिए, वो टूटनी हम्म नहीं चाहिए, वो भटकनी नहीं चाहिए, बहर जितनी इधर उधर नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम्म इंटरव्यू के दौरान इस तरह से इससे अधिक बताना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी बहरें हैं, फाइल फाइल उन करके, और तमाम हैं, वो बहुत सारे हैं, तो उसको इस तरह से तो बता पाना मुश्किल है। लेकिन बहुत सरल तरीका ये है कि काफिया बार बार बदलेगा, रदीफ ज्यों की त्यों रहेगी, हर हम्म। पंक्ति के बाद ये करना है कि काफिया बदल जाएगा, रदीफ वही रहेगी, और हर पंक्ति
उसी रिदम में आनी चाहिए जिस रिदम में आपकी पहली पंक्ति। बिल्कुल जी सर। बहुत बहुत आपने संक्षिप्त में गजल के बारे में बहुत बेहतरीन बातें बताई सर। और जो हमारे नए नए लिखने वाले लोग हैं, शायर बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनको निश्चित रूप से इससे मदद मिलेगी। तो हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं सर, और आपसे बहुत माफी चाहते हैं फिर से एक बार कि हमारी वजह से आपको बहुत सारा कष्ट हुआ। हम अपने नहीं सर, क्या दर्शक कह रहे हैं, मेरा सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है सर, मेरा और हम सौभाग्य है सर। अपने दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी भेजते हैं कि आपने इतना कीमती समय इस थैंक यू विपरीत परिस्थिति में सर। हमें दिया। तो कार्यक्रम के सर थैंक अंत यू में आप सुनाना चाहें तो एक गजल और हम सुन सकते हैं, उसके बाद फिर आपसे अनुमति लेते हैं सर। सर। चार पंक्तियां देख लें कि न जाने कौन से कोने में जाकर मुंह छुपाता है, वाह न जाने वाह कौन से कोने में जाकर मुंह छुपाता है, हमारे जुगनुओं से रोज सूरज हार जाता है। वाह वाह वाह, न कमाल सर, कमाल। थैंक यू सर। न जाने कौन से कोने में जाकर मुंह छुपाता है, हमारे जुगनुओं से रोज सूरज हार जाता है। और अजब ये खेल है तेरा, अजब तेरा तमाशा है, अजब ये खेल है तेरा, अजब तेरा तमाशा है, बनाता है मिटाता है, मिटाता है बनाता है। धन्यवाद। वाह, क्या बात है सर, अजब ये खेल है तेरा, बनाता है मिटाता है, मिटाता है बनाता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम सेगमेंट में हैं, और मैं कुछ औपचारिकताएं जो कि शो में हम अक्सर करते हैं, उसके बाद हम विदा लेते हैं। तो मित्रों, ये 122 बहुगुणा जी हमारे साथ फिर से जुड़े। बहुगुणा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं नहीं, मैं सुनने का आनंद ले रहा हूँ, बहुत आनंद आ रहा है सुनने में। जी, तो जितेश सर आज हमारे साथ जो है इत्तेफाक से आदरणीय गिरीश जोशी सर दिल्ली से नहीं जुड़ पाए, सीसीआरटी के पूर्व निदेशक जो इस शो में एक्सपर्ट के रूप में जी सर। प्रतिभाग करते हैं, और वो आपको निश्चित रूप से बहुत आनंद आता, उन्हें भी आनंद आता। हेमंत बिष्ट जी जो प्रख्यात एंकर हैं अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के नैनीताल से, वो भी हमारे साथ आज नहीं आ पाए किन्हीं कारणों से, लेकिन वो इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे यूट्यूब पर तो वो निश्चित रूप से आपको याद करेंगे। तो मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ, बोगड़ा सर को धन्यवाद देता हूँ। और अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ जो आप आज जुड़े हैं, तो हम हर बृहस्पति को शाम 6:30 बजे एक नए सरकारी और असरकारी शिक्षक के साथ इस शो में होते हैं, जो देश और विदेश के भी होते हैं। और अब तक के 161 एपिसोड हमारे यूट्यूब चैनल विविधा पर आप सबके लिए उपलब्ध है। आप सबसे अनुरोध है, गुजारिश है कि उस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें कि क्या क्या किस किस तरह के बेहतरीन शिक्षक हमारे शोज में आए हैं, उन्होंने क्या क्या काम की बातें कही हैं, जो निश्चित रूप से हम सब के लिए प्रेरणादायक होती हैं, हम सबको मार्गदर्शित करती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ, और आज के हमारे अतिथि जितेश राज नक्श साहब को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत थैंक बधाइयाँ। और यू वेरी एक बड़ा महत्वपूर्ण कमेंट आया, गौरी शंकर जी कह रहे हैं कि आपकी शायरी एक चमत्कार से भी कहीं ज्यादा है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सबसे अनुमति लेते हैं, जितेश सर को धन्यवाद देते हुए, और अगले हफ्ते एक नई शख्सियत के साथ, एक नए सरकारी और असरकारी शिक्षक के साथ मिलेंगे ठीक 6:30 बजे द टीचर शो में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। थैंक यू सर, थैंक यू सर। द टीचर्स शो। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार।
यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो।